हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं गगन कपूर एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करता हूं। बहुत टाइम से स्टूडेंट्स मुझे रिक्वेस्ट भेज रहे थे कि सर कुछ पर्सनल टैक्स प्लानिंग का एक इंट्रोडक्टरी वीडियो बना दीजिए। हमारी यूनिवर्सिटी में इसका एक अलग से एग्जाम होना है और वो हमारे इनकम टैक्स के पेपर से पहले होना है। तो स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर थोड़ा अगर आप आइडिया दे देते। तो आज हमने प्लान किया है कि हम आपको पर्सनल टैक्स प्लानिंग के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। गिरीश आहूजा सर की बुक में भी ये चैप्टर दिया गया है, चैप्टर नंबर 18, और सिंघानिया जी की बुक में भी दिया गया है, चैप्टर नंबर 20। आहूजा जी की बुक्स में इसमें थ्योरी तो है, प्रैक्टिकल पार्ट नहीं है, और सिंघानिया जी की बुक में प्रैक्टिकल पार्ट है। तो बच्चे कह रहे थे कि सिंघानिया जी की बुक से आप हमें इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, तो मैं ये चैप्टर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं और इसके लिए हम सिंघानिया जी की बुक यूज कर रहे हैं। आइए मैं आपको ये बताता हूं कि ये जो पर्सनल टैक्स प्लानिंग है, ये पर्सनल टैक्स प्लानिंग क्या कहता है। तो पर्सनल टैक्स प्लानिंग पढ़ने से पहले आपको दो तीन रिलेटेड टर्म्स हैं, मैं उनके बारे में बता देता हूं, फिर आपको ज्यादा बेटर बातें क्लियर हो पाएंगी। तो चलिए मैं आपको ये दिखाता हूं कि पर्सनल टैक्स प्लानिंग के साथ जुड़ी हुई हमारे पास कौन सी टर्म है। अगर आप देखेंगे तो आपको दो तीन टर्म्स मिलेंगी। एक आपको टर्म मिलेगी लाइक टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स की चोरी करना। एक होगा टैक्स अवॉइडेंस। तो अवॉइडेंस आप समझते हैं कि टैक्स से बचना, अवॉइड करना। और एक आपको मिलेगा टैक्स प्लानिंग, जो कि हमारा मेन मुद्दा है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं। तो ये तीनों टर्म्स आपस में कैसे रिलेटेड हैं, पहले मैं आपको ये बताता हूं। टैक्स इवेजन का मतलब होता है कि इलीगल तरीकों से अपना टैक्स छुपाना। इलीगल तरीकों से टैक्स छुपाना मतलब किसी भी पर्सन को ये अच्छा नहीं लगता कि यार मेरे पास जो पैसे हैं उसमें मैं टैक्स क्यों दूं, और वो वैसे भी नहीं देना चाहता। उसको लगता है कि अगर मैं नहीं दूंगा तो इलेक्शन पर गवर्नमेंट मुझे कुछ स्कीम देगी, तो वो देना नहीं चाहता। लेकिन ना देने की अपनी इच्छा के कारण वो इलीगल मीन्स से अपने टैक्स को चोरी कर रहा है, जो गड़बड़ है। तो टैक्स इवेजन का मतलब होता है इलीगल मीन्स अडॉप्ट करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को इवेट करना। और वो ऐसा कैसे करता है? तो इसके लिए वो अपनी इनकम को छुपाता है। अब सर हम बाजार में जाते हैं और जब भी कोई सामान लेते हैं तो दुकानदार हमें कहता है जी ये सामान इतने का, हम पैसा देते हैं और ले आते हैं। तो क्या वो दुकानदार आपको लगता है कि अपनी इनकम दिखाता होगा? आंसर इज नो। हमें लगता है कि शायद इसने हमसे बिल विल नहीं लिया है, तो शायद हमें कुछ सस्ता मिल गया होगा, बट ऐसा नहीं होता। ठीक है। तो बच्चे कह रहे हैं कि सर आप भी ऐसा करते हो। बेटे मैं पूरी की पूरी गवर्नमेंट को दिखा देता हूं कि झगड़े में नहीं पड़ना चाहता। इन्फ्लेटिंग एक्सपेंसेस दूसरा तरीका होता है कि इंसान कहता है कि ठीक है मेरी रिसीट को मैं छुपा नहीं सकता, बैंक में पैसा आ रहा है तो मुझे दिखाना पड़ेगा, तो वो कोशिश करता है अपने एक्सपेंसेस को बढ़ा के बताने के लिए। मैंने आपको पीजीबीपी चैप्टर पढ़ाया था, लास्ट में पढ़ाया था, और ये भी कहा था कि पीजीबीपी को आप लास्ट में पढ़ना। स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दिया था कि एक छोटे व्यापारियों के लिए सरकार ने एक प्रिजम्पटिव स्कीम दे रखी है कि आप प्रिजम्पटिव स्कीम में चले जाइए, झगड़ों के चक्कर में, खर्चों के चक्कर में मत पड़िए। लेकिन जो लोग वाकई में टैक्स कम देना चाहते हैं उनके पास एक ही तरीका बचता है कि अगर इनकम छुप जाए तो बहुत अच्छी, अगर इनकम नहीं छुपा पा रहे हैं तो फिर खर्चों को बढ़ा दीजिए, झूठे बिल इकट्ठे करना। अच्छा, मेकिंग फॉल्स रिकॉर्ड्स, झूठे रिकॉर्ड बनाना। प्रेजेंटिंग पर्सनल एक्सपेंसेस एज बिजनेस एक्सपेंस, घर का कोई सामान लेना तो बिल ऑफिस के नाम बनवा लेना ताकि खर्चे डाले जा सकें। घर पे एम्प्लॉय काम करते हैं, उनको ऑफिस में दिखा देना, उनकी सैलरी ऑफिस में डालना। तो ये कुछ तरीके हैं जो इंसान अडॉप्ट करता है अपने टैक्स की लायबिलिटी को चोरी करने के लिए। तो इस पर आर्ग्यू नहीं करेंगे। थ्योरेटिकल बातें लिखती हैं कि चोरी करते हैं, प्रैक्टिकली हम कहते हैं कि इंसान के ऊपर टैक्स का बर्डन गवर्नमेंट ने ज्यादा किया हुआ है जो कि गवर्नमेंट कम नहीं कर पा रही है। खैर, हमें थ्योरेटिकल लिखना है, तो टैक्स इवेजन का मतलब इलीगल मीन्स अडॉप्ट करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को कम करना ना। तो ये थ्योरेटिकली बात हो गई कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे हर पर्सन करता है। अब आता है टैक्स अवॉइडेंस। तो ये मिलती जुलती टर्म लगती है कि सर टैक्स इवेजन और टैक्स अवॉइडेंस दोनों में क्या अंतर है? इवेजन का मतलब होता है छुपा लेना, अवॉइडेंस का मतलब होता है कि किसी को अवॉइड करना। तो इसमें क्या होता है, इवेजन इलीगल मीन्स है, अवॉइडेंस लीगल मीन्स है। इसका मतलब लॉ को पढ़ना, गहराई में पढ़ना, उसका मतलब निकालना, और उसमें अगर कोई लूप होल निकल आए, यानी लॉ बनाने में कोई गलती आपकी पकड़ में आ जाए जिससे आप फायदा उठा सकते हो, तो उसका फायदा उठाना और गलत फायदा उठाना, दैट इज कॉल्ड
टैक्स अवॉइडेंस। अब सर ये इतनी ब्रॉड टर्म कैसे समझी जाएगी? तो जब मैं सेक्शन 28 की बात करता हूं पीजीबीपी में, जब हम चार्जिंग सेक्शन की बात करते हैं तो बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। मेरे मन में तो ये बात आती है कि यार इतने सारे पॉइंट्स क्यों लिखे गए हैं, क्यों ना इसे सिंपल सा सैलरी के हेड की तरह चार्जिंग सेक्शन लिखा जाए, क्यों ना इसे हाउस प्रॉपर्टी की तरह छोटा सा लिखा जाए। तो गवर्नमेंट कहती है कि देखो हम जब सेक्शन 28 पीजीबीपी का पढ़ते हैं तो ऊपर ही लिख देते हैं बिजनेस से होने वाली कोई भी इनकम पीजीबीपी के हेड में टैक्स होती है। अब असेसी उसमें से पॉइंट निकालता है कि बिजनेस करने की इनकम टैक्स होगी, तो वो कहेगा कि बिजनेस ना करने के पैसे लिए ये थोड़ी टैक्स होंगे। तो गवर्नमेंट कहती है कि भाई हम धीरे धीरे फिर लॉ में ये अमेंडमेंट लाते हैं, पॉइंट्स लाते हैं। मतलब गवर्नमेंट कुछ बात कहना चाहती है, असेसी कहता है कि ये क्लियरली लिखी नहीं है तो ये मेरे एडवांटेज में जाती है, वो इसको मिस यूज करता है। तो लीगल लॉ की कमजोरियों को अपने गलत फायदे के लिए यूज करना, दैट इज टैक्स अवॉइडेंस। और फिर हम कोर्ट में जाके बहस कर लेंगे, कोई बात नहीं, हमने गलत थोड़ी ना किया, जेल थोड़ी ना हो जाएगी। तो ये अवॉइडेंस है। तो टैक्स अवॉइडेंस का मतलब होता है यूजिंग लीगल मेथड टू मिनिमाइज टैक्स लायबिलिटी। अब ध्यान से सुनना, कैसे टैक्स लायबिलिटी कम हो रही है? बाय टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ शॉर्टकमिंग्स ऑफ द टैक्स लॉज, यानी टैक्स लॉ को बनाने में जो कमियां रह गई हैं उनका अपने पर्सनल फायदे के लिए इस्तेमाल कर लेना। सो टैक्स अवॉइडेंस इज लीगल मेथड ऑफ रिड्यूसिंग टैक्स लायबिलिटी थ्रू अनफेयर मीन्स, यहां पर उसकी इंटेंशन अच्छी नहीं है, दैट डू नॉट क्रिएट एनी क्रिमिनल लायबिलिटी। और वो समझ रहा है कि भाई ये तो लॉ की कमजोरी है, इसलिए मेरे ऊपर कौन सी जेल की बात थोड़ी ना हो जाएगी। तो इंडिया जैसे देशों में अब जाके बात होने लगी है कि चलो कोई टैक्स अवॉइड करता है तो उसको जेल में भेज दो, पहले ऐसा नहीं होता था। अब आता है सर हमारी टैक्स की प्लानिंग। टैक्स की प्लानिंग का मतलब होता है अरेंजिंग फाइनेंशियल एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन इन सच अ मैनर टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शंस ऑफ द टैक्स लॉज। आप जब टैक्स पढ़ते हैं तो टैक्स के अंदर कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं जिनका आप अपने लिए अगर प्रॉपर यूज करते हैं तो आपको अनफेयर नहीं, फेयर मीन से ही गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेनिफिट देना चाहती है। जैसे कि हम जब डिडक्शंस चैप्टर पर आते हैं तो आपने किसी भी हेड से इनकम कमाई हो, चाहे आपने सैलरी से कमाई हो, हाउस प्रॉपर्टी से अर्न किया हो, बिजनेस किया हो, कैपिटल गेन किया हो, तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपकी कोई इनकम है और उस इनकम से अगर आप कुछ सेविंग करते हो, कुछ अगर आप उसकी इन्वेस्टमेंट करते हो उन प्लेसेस में जो कि हम आपको सेक्शन 80C में बता रहे हैं, तो हम आपको डिडक्शन देंगे, आपकी इनकम को कम कर देंगे। आपकी इनकम कम होने से आपका टैक्स कम हो जाएगा। यानी लॉ आपको खुद कह रहा है कि हम आपको कुछ एग्जेम्पशंस दे रहे हैं, डिडक्शन दे रहे हैं, उनका फायदा उठाइए। तो उनका फायदा उठा करके अगर आप टैक्स को, लायबिलिटी को अपनी कंट्रोल करते हो, रिड्यूस करते हो, दैट इज कॉल्ड टैक्स प्लानिंग। यानी यहां मीन्स भी लीगल है, वे भी अच्छा है, और गवर्नमेंट खुद ही आपको ये बता रही है। आप जबरदस्ती किसी शॉर्टकमिंग का इस्तेमाल मत कीजिए। जैसे गवर्नमेंट कहती है आप पीपीएफ में पैसा डालिए, एलआईसी करवा लीजिए। तो अगर आप एलआईसी में मनी इन्वेस्ट करते हैं, पीपीएफ करवाते हैं, प्रोविडेंट फंड में डालते हैं, या फिर आप बच्चों की स्कूल की ट्यूशन फीस पे करते हैं, तो गवर्नमेंट आपको अलाउ करती है। तो आप इस तरीके से प्लान कीजिए कि कुछ फीस बच्चों की आप दे दीजिए, कुछ फीस अगर आपकी वाइफ अर्न करती हैं तो वहां से पेमेंट कर दीजिए, कुछ अगर आपके एचयूएफ हैं तो एचयूएफ से पेमेंट कर दीजिए। तो लीगल प्रोविजंस में जो आपको बेनिफिट दिए हैं उनको यूज करके टैक्स लायबिलिटी को अगर हम कम करें तो हम उसे टैक्स प्लानिंग बोलते हैं। इट मीन्स प्लानिंग इनकम इन अ लीगल मैनर टू अवेल वेरियस एग्जेम्पशंस एंड डिडक्शन। तो हमने जो आपको बेनिफिट दिए उनका इस्तेमाल कीजिए। सर अगर मैं ना करूं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करो तो आपका फायदा है। ओके, तो हमने आपको बताया टैक्स इवेजन इलीगल मीन्स है, टैक्स अवॉइडेंस कानून की कमजोरियों का गलत फायदा उठाना है, और टैक्स प्लानिंग उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना है जो बेनिफिट्स गवर्नमेंट आपको टैक्स लॉ में दे रही है। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बताएं टैक्स प्लानिंग टैक्स इवेजन में डिफरेंस क्या है। तो आप बुक को ही रेफर कर लीजिएगा, जो भी आपके पास है, आहूजा जी की बुक में भी दिया हुआ है, सिंघानिया जी की बुक में भी दिया हुआ है। तो डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, ठीक है। और एक टर्म आती है टैक्स मैनेजमेंट, ये थोड़ा हटके है। हटके है का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने आपको जो टैक्स के लॉज आपके ऊपर लगाए हैं उनकी कंप्लायंस आप ठीक से करिए, दैट इज कॉल्ड टैक्स मैनेजमेंट। तो टैक्स मैनेजमेंट मींस
कंप्लायंस विद द प्रोविजंस ऑफ लॉ, जो लॉ में आपको कहा गया है कि अपनी रिटर्न भरिए, अपना एडवांस टैक्स दीजिए, जिसको आप पेमेंट कर रहे हैं उसका टीडीएस काटिए, इस तरीके के जो प्रोविजंस हैं उनका फॉलो अप कीजिए, दैट इज कॉल्ड टैक्स मैनेजमेंट। तो टैक्स प्रोविजंस का कंप्लायंस करना टैक्स मैनेजमेंट है। इट इन्वॉल्व्स मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स, अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाइए, रिटर्न्स फाइल कीजिए, टैक्सेस दीजिए, टीडीएस काटिए, एडवांस टैक्स पे कीजिए, ये सारी बातें टैक्स मैनेजमेंट कहलाती हैं। सर मैं टैक्स प्लानिंग ना करूं तो गवर्नमेंट कह रही मुझे कोई दिक्कत नहीं, वो आपकी बेनिफिट की बात है, मत करो। लेकिन मैं टैक्स मैनेजमेंट ना करूं तो गवर्नमेंट कहती ये तो करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। नहीं नहीं, अगर मैं ना करूं तो समझ ले, इट मे लीड टू लेवी ऑफ इंटरेस्ट, पैसा सरकार को देर से मिला तो ब्याज देना पड़ेगा, पेनल्टी लग सकती है रिटर्न ना फाइल करने की, प्रोसिक्यूशन भी हो सकती है कि आप रिटर्न फाइल कर नहीं रहे हो, हमारे को पेमेंट दे नहीं रहे हो, तो हम कैसे बढ़े, आप बहुत भयंकर काम कर रहे हो, जेल भेज देंगे आपको। इन सम केसेस इट मे लीड टू फाइनेंशियल लॉसेस, और कभी कभी ये आपको नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। कैसे? जब हम चैप्टर पढ़ते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, तो बच्चे कह रहे हैं कि सर वो वीडियो आपने नई नहीं बनाई, तो वो पुरानी यूज हो सकती है, इसलिए नई नहीं बनाई मैंने। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस का जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर आपके बिजनेस में लॉस हुआ है तो नेक्स्ट फ्यूचर ईयर्स में या फिर करंट ईयर में भी कुछ रूल्स हैं, आप अपनी दूसरी इनकम से अपना लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं। करंट ईयर में पूरा हो जाए तो ठीक है, नहीं पूरा हो तो आप इसे कंटिन्यू कीजिए, लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना होता है, और फिर नेक्स्ट ईयर में जब आप बिजनेस की इनकम को, बिजनेस के लॉस को बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ करते हैं तो वो आपको गवर्नमेंट अलाउ करती है। तो गवर्नमेंट का वहां पर यह कहना है कि अगर आपके बिजनेस में लॉस हुआ है तो अपनी लॉस की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल कर दीजिएगा। अगर आपने अपनी लॉस की रिटर्न ड्यू डेट तक फाइल नहीं की तो फिर वो जो लॉस कैरी फॉरवर्ड करने का एडवांटेज है वो आपका खत्म हो जाएगा। इसका मतलब लॉस आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे, फ्यूचर ईयर की इनकम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, तो आपको जो टैक्स का एडवांटेज मिलना था वो आपका खत्म हो जाएगा। तो यानी कि इन बातों को आपने ध्यान रखना है कि अगर आप इसकी मैनेजमेंट ठीक से नहीं करेंगे तो आपको कुछ नुकसान हो सकते हैं। तो इट मे लीड टू फाइनेंशियल लॉसेज, एग्जांपल लॉस ऑफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड इन टाइम, it will result in loss of benefit of carry forward and will result in financial loss to a person। तो अब आप ये समझ गए कि टैक्स प्लानिंग, टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स इवेजन और टैक्स मैनेजमेंट क्या होती है। नाउ अब बुक कह रही है कि हम आपको एक एग्जांपल लेकर के बताते हैं। टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टैक्स प्लानिंग, आप ये पढ़िए, एक्स एक इंडिविजुअल है, फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 हिज ग्रॉस टोटल इनकम इज 12,90,000, बहुत पैसे कमाते हैं भाई। इसके ऊपर टैक्स उन्होंने लिखा है कि 2,07,480 रुपीज आता है। अब बताओ 2 लाख रुपए टैक्स के देने पड़ जाएं, 12,90,000 कमाए थे तो कुछ तो खर्च भी हो गए होंगे। अब बेचारा कह रहा है 2,07,000 का टैक्स भी देना पड़ेगा। टू रिड्यूस हिज टैक्स लायबिलिटी ही डिपॉजिट्स 1,50,000 इन पीपीएफ अकाउंट, तो उसने पीपीएफ में 1,50,000 जमा किया। उस 1,50,000 जमा करने से उसकी टैक्सेबल इनकम 12,90,000 से 11,40,000 कम हो गई और टैक्स उसका 1,60,000 हो गया। अब ये पीपीएफ 80C में जो प्रोविजन है उसको आपने यूज किया तो इट इज अ टैक्स प्लानिंग। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल दिए हुए हैं, अब आप उनको पढ़ लीजिएगा जो भी बुक आपके पास हो। लीगल मीन्स है तो टैक्स प्लानिंग है, इलीगल है तो अवॉइडेंस है या फिर इवेजन है। 2-3 केसेस उन्होंने आपको समझाए हैं। फिर उन्होंने लिखा व्हाट इज टैक्स प्लानिंग, मैं आपको बता चुका हूं। व्हाट इज टैक्स अवॉइडेंस, ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि अवॉइडेंस क्या है। बाकी स्क्रीन पर मुझे पता है कि आपको ठीक से दिख नहीं सकता, तो वो आप बुक से देखेंगे। और टैक्स इवेजन क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। अब एग्जाम में आपको आ सकता है डिफरेंस बिटवीन टैक्स अवॉइडेंस एंड टैक्स इवेजन, तो इसकी आप ग्रॉस पॉइंट समझ चुके हैं। जो भी बुक आपके पास हो उस बुक से आप इसको नोट कर लेंगे, हमने वहां पर कह दिया कि आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो टैक्स अवॉइडेंस और टैक्स इवेजन एक लीगल है एक इलीगल है। टैक्स प्लानिंग एंड टैक्स मैनेजमेंट का डिफरेंस क्या है ये भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो यहां पर 2 डिस्टिंक्शन दिए हुए हैं और आहूजा जी की बुक में 4 डिस्टिंक्शन दिए हुए हैं, तो आप वहां से भी देख सकते हैं। व्हाट इज द बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ इनकम टैक्स लॉ, तो इनकम टैक्स की अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो आपको नेचुरली इनकम टैक्स के रूल्स का पहले पता होना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने कुछ बताया, कुछ हमने आपको इनकम टैक्स के इंट्रोडक्शन चैप्टर में बताया था, असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर, पर्सन, असेसी, ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। नाउ तो बेटे आप बुक से रीड कर सकते हैं, कुछ पॉइंट्स उन्होंने आपको बताए हैं।
तो जैसे कि ये बताया गया है कि व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस, तो आप सभी को पता है कि रेजिडेंशियल स्टेटस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है नॉन रेजिडेंट्स के केस में कि वो टैक्स लायबिलिटी उनकी इंडिया में कैसी होगी। हमारे पास 3 तरह के स्टेटस होते हैं, रेजिडेंट हैं मतलब ऑर्डिनरी हैं, नॉट ऑर्डिनरी हैं या नॉन रेजिडेंट हैं। तो अगर आप ऑर्डिनरी रेजिडेंट हो जाएंगे तो आपकी फॉरेन इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल हो जाएंगी, तो इसलिए रेजिडेंशियल स्टेटस की बहुत इंपॉर्टेंस है। रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वहां आप ये बात जानते हैं कि अगर कोई पर्सन 182 डेज या उससे ज्यादा इंडिया में रहेगा तो वो इंडिया का सिटीजन हो या इंडिया का सिटीजन ना हो वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो इसलिए अगर कोई फॉरेनर है तो उसे ऐसा प्लान करना चाहिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर ईयर में वो 181 डेज से ज्यादा ना आए। अगर अवॉइड कर सकता है तो, अगर मजबूरी है तो कोई बात ही नहीं है। सिमिलरली कुछ यहां पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, बहुत सिंपल हैं, जो कि आप पढ़ के समझ सकते हैं कि उसमें एक क्लॉज और भी था कि अगर आप 60 डेज के लिए इंडिया में हैं और पिछले 4 सालों में 365 डेज हो जाएंगे तो भी ये क्लॉज कंप्लीट हो जाएगा, तो उसका भी आप ध्यान रखें। फिर जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए, उन पर सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं होती, ये बात उन्होंने याद दिलाई है। और इसके रिगार्डिंग उन्होंने आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहां पर बताया है कि एक्स इज अ फॉरेन सिटीजन, ही इज नॉट अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी उसके ऊपर वो एग्जेम्पशन वाला केस एप्लीकेबल नहीं है, ना तो वो इंडियन सिटीजन है ना वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। प्रायर टू 1st of April he came to India on September 5, 2007 for a visit of 10 days. During financial year 1920 he wants to come to India for a visit of 210 days. He has 2 options. Under first option he can come to India on August 5 and stay up to March 2. Under second option he can postpone his visit to December 2019. Under this option X will stay up to July 12, 2020. Discuss which one is better alternative. He does not want to become resident in India. Okay. तो बेटे हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये है हमारा प्रीवियस ईयर 1819 और ये है हमारा प्रीवियस ईयर 1920। अगर किसी एक पर्टिकुलर ईयर में 182 डेज हो गए तो वो रेजिडेंट बन जाएगा। तो हम यहां पर उसको क्या सजेस्ट करते हैं कि आप इस तरीके से आइए कि यहां से लेकर यहां तक 2 अकाउंटिंग ईयर में अपना स्टे डिवाइड कर लीजिए। इसका मतलब अगर आप चाहें तो 181 प्लस 181 कंटिन्यूअसली इंडिया में रह सकते हैं बिना रेजिडेंट हुए। तो अगर आपने 182 डेज या उससे ज्यादा आना है तो इस तरीके से प्लान कीजिए कि आप एक ईयर से दूसरे ईयर में आपका स्टे स्प्लिट हो जाए। तो हमारी ऑप्शन नंबर 2 भी ऐसी है। ऑप्शन नंबर 2 में वो 15 दिसंबर को आएगा, तो दिसंबर में होते हैं 31 डेज, तो 31 डेज में से अगर मैं 14 दिन बाहर कर दूं तो ये हो गया 7, 17, दिसंबर के 17, जनवरी के 31, फरवरी के 28 और मार्च के 31। 107 डेज, यानी यहां पर इस पर्टिकुलर ईयर में अगर हम सेकंड केस की बात करें तो 107 डेज वो यहां है आउट ऑफ टोटल 200 डेज, यानी बाकी के 93 डेज वो यहां होगा। तो हम जब भी रेजिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो ईयर वाइज कैलकुलेट करेंगे ना। इस ईयर में कितना 107 डेज तो एनआर हो गया, इस ईयर में कितना 93 डेज तो यहां पर भी एनआर हो गया। लेकिन वो कंटिन्यूअसली यहां पर 200 दिन या 210 दिन जितने भी दिन रहना चाहता है वो यहां पर रह सकता है। तो क्वेश्चन में कितना था 210 डेज था। ओके, तो फिर ये 93 की बजाय 103 डेज हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। सिमिलरली प्रॉब्लम नंबर 2 है, प्रॉब्लम नंबर 3 है,
कुछ एग्जाम्पल के तौर पे इलस्ट्रेटिव वे में उन्होंने दी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। रेजिडेंशियल स्टेटस से जुड़ी हुई बातें हैं, और मैं जानता हूं कि सभी बच्चों को रेजिडेंशियल स्टेटस चैप्टर अच्छे से आता होगा, क्योंकि बाकी चैप्टर्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा वो आसान है। अच्छा, अब सिमिलरली उन्होंने एग्रीकल्चरल इनकम के बारे में बताया। हम सभी जानते हैं कि एग्रीकल्चरल इनकम हमारे यहां पर एग्जेम्प्ट होती है, हाँ, लेकिन मैं अगर एग्रीकल्चरल इनकम भी अर्न करता हूं और नॉन एग्रीकल्चरल इनकम भी अर्न करता हूं तो मेरे ऊपर एक इंटीग्रेशन का नियम लग जाता है, पार्शियल इंटीग्रेशन। तो इसीलिए एग्रीकल्चरल इनकम के रिस्पेक्ट में कुछ प्लानिंग की जा सकती है। कैसे की जा सकती है, यहां पर देखिए, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 एग्रीकल्चरल इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। एग्रीकल्चरल इनकम इज डिफाइंड बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 2(1)(a)। चलिए वो हमने देख लिया, खुद लेबर करें, खेती बाड़ी की जमीन से जुड़ी हुई इनकम है उसको एग्रीकल्चरल इनकम कहते हैं, फार्म हाउस की इनकम है, वो हमने पढ़ लिया। लेकिन पार्शियल इंटीग्रेशन की वजह से इसमें प्लानिंग का स्कोप बनता है। कैसे? एक्स हैज इनकम फ्रॉम हार्डवेयर बिजनेस अप्रोक्सीमेटली इनकम 25 लाख। कोई व्यक्ति 25 लाख रुपए नॉन एग्रीकल्चरल इनकम साल भर में अर्न कर रहा है। ही वॉन्ट्स टू सेटअप अ न्यू अंडरटेकिंग विच इज लाइकली टू जनरेट एनुअल एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ 40 लाख। वो एक एग्रीकल्चरल इनकम का बिजनेस करना चाहता है और उससे उम्मीद है वो 40 लाख रुपए कमाएगा। पता नहीं मशरूम उगाएगा, हाँ, या क्या उगाएगा, केसर की खेती करेगा, 40 लाख रुपए कमाएगा। किसान यहां आत्महत्या कर रहे हैं और ये 40 लाख रुपए कमाने की बात कर रहा है। ही कैन सेटअप द न्यू अंडरटेकिंग एज अ सोल प्रोप्राइटरी कंसर्न। तो वो उसे सोल प्रोप्राइटर बना सकता है। अगर वो सोल प्रोप्राइटर बनाएगा तो 25 लाख प्लस 45 लाख 65 लाख पर इंटीग्रेशन, पार्शियल इंटीग्रेशन का रूल लग जाएगा। ओके, ऑल्टरनेटिवली इट कैन बी सेटअप एज अ पार्टनरशिप फर्म बाय टेकिंग फैमिली मेंबर एज अ पार्टनर। वो कह रहा है मैं पार्टनरशिप फर्म बना लूंगा, या मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लूंगा बाय टेकिंग फैमिली मेंबर्स एज शेयर होल्डर्स एंड डायरेक्टर्स। सिलेक्ट अ सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मिनिमाइज हिज टैक्स लायबिलिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन उन्होंने बनाया कि वो पूछ रहा है कि बताओ मैं प्राइवेट कंपनी बनाऊं, घर के मेंबर को डायरेक्टर बना लूंगा, या फिर मैं इसके लिए पार्टनरशिप फर्म बना लूं। तो हम ये कहेंगे कि अगर तूने फैमिली मेंबर्स के साथ ही करना है तो तू एचयूएफ क्यों नहीं बना लेता, वो और ज्यादा बेटर है। तो यहां पर क्वेश्चन में दिया नहीं है, उन्होंने कहा कि बताओ मैं कंपनी बनाऊं या मैं फर्म बनाऊं। मैं तो कहूंगा एचयूएफ बनाओ, ज्यादा बढ़िया है। अच्छा, कंपनी इसलिए मत बनाना क्योंकि कंपनी के नाम पर जब आप पैसा कमाओगे तो आपको कोई इंटीग्रेशन नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन जब आप उसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करोगे शेयर होल्डर को तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ सकता है। कंपनी के नाम पर एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है, लेकिन वो एग्रीकल्चरल इनकम जब डिविडेंड की फॉर्म में बटेगी तो डिविडेंड का टैक्स देना पड़ सकता है। अगर हम फर्म बनाते हैं तो फर्म की इनकम एग्जेम्प्ट है और फर्म से जो प्रॉफिट पार्टनर्स को बटेगा वो भी एग्जेम्प्ट है, तो फर्म बनाना ज्यादा अच्छा विकल्प है। सर ये आप थ्योरेटिकल बात करें तो आप इसके लिए टैक्स की कंप्यूटेशन करके देख लीजिए, मतलब एग्जाम में आपको करके दिखाना होगा कि अगर वो प्रोप्राइटर रहता है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी ये बनेगी, अगर वो पार्टनरशिप फर्म बन जाता है तो उसकी टैक्स लायबिलिटी बनेगी नहीं, क्योंकि इनकम तो एग्जेम्प्ट है और शेयर ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी एग्जेम्प्ट है। तो हमें करके क्या दिखाना होगा? तो आपने एग्रीकल्चरल इनकम अगर पढ़ी है तो आप इसका टैक्स निकाल के दिखा दीजिए। तो नॉन एग्रीकल्चरल इनकम 25 लाख है और एग्रीकल्चरल इनकम हमारी 40 लाख है, टोटल हो गई 65 लाख। पार्शियल इंटीग्रेशन कहता है कि एक बार अपनी टोटल इनकम पे टैक्स निकालिए, 65 लाख पे टैक्स निकालिए। सर निकल गया। फिर वो कहते हैं कि जो आपकी एग्रीकल्चरल इनकम है उसमें अपनी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट ऐड करके उसका टैक्स निकालो। तो अब मैं टैक्स की कंप्यूटेशन पे नहीं जा रहा, वो आप कर सकते हैं। तो ये हमने विदाउट सेस करना होता है, सेस बाद में ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा टैक्स बन रहा है एग्रीकल्चर इनकम को और नॉन एग्रीकल्चर इनकम को ऐड करके, ये बन रहा है एग्रीकल्चर इनकम में बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट को ऐड करके। तो गवर्नमेंट कह रही थी इसमें से ये टैक्स आपका एग्जेम्प्ट हो गया, ये आपको पे करना है। सरचार्ज एप्लीकेबल है नहीं, इनकम 50 लाख को एक्सीड हुई नहीं, इस पे आप सेस जोड़िए, ये टैक्स बन गया। सर पहले अगर वो पहले सोल प्रोप्राइटर था तो 25 लाख पे वो टैक्स दे रहा था, ठीक है। अब वो अगर क्लबिंग करेगा तो उसका टैक्स डेफिनेटली बढ़ गया होगा, अगर आप चेक करेंगे तो बढ़ गया होगा। नीचे बुक ने लिखा है कि अगर वो एग्रीकल्चर इनकम ना अर्न करता तो 585 थी, एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है लेकिन उससे उसकी टैक्स लायबिलिटी बढ़ गई।
तो प्राइवेट लिमिटेड अगर वो बनाता है तो फिर उसको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स देना पड़ेगा। पार्टनरशिप फर्म बनाता है तो सब कुछ एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्स लायबिलिटी सेम रहेगी। एचयूएफ बनाता है तो भी सेम रहेगी। तो आप बताइए, इनकम टैक्स में दिए गए प्रोविजंस का यूज करते हुए मुझे क्या करना चाहिए? एचयूएफ बनाना चाहिए या पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहिए? तो हमें एचयूएफ दिया नहीं है, इसलिए हम पार्टनरशिप फर्म की बात करेंगे। पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहिए। दोनों के अपने प्लस माइनस होते हैं कंट्रोल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझ लीजिए कि उसके पास इंडिविजुअल से ज्यादा बेहतर ऑप्शन यहां पर थी। ओके, सिमिलरली वो कह रहे हैं व्हाट आर द टैक्स प्लानिंग हिंट्स विद रेफरेंस टू सैलरी इनकम। अब सैलरीड एम्प्लॉइज के पास भी कुछ प्रोविजन होते हैं, जैसे कि एक कंपनी कहती है कि हम अपने एम्प्लॉइज को 2 लाख रुपए महीने सैलरी देते हैं, तो टोटल हो गया 24 लाख। अब एम्प्लॉय क्या करेगा? तो एम्प्लॉय उस पैसे से जाके कार खरीदेगा, उस कार से ऑफिस भी आएगा, उस कार से घर के काम भी करेगा। तो गवर्नमेंट कह रही है कि भाई तू अपने एम्प्लॉयर के पास जा और उसको बोल कि इस 24 लाख में से कुछ अमाउंट कट करके आप मुझे कार मेरे कॉन्ट्रैक्ट में दे दो ना, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल, तुझे फायदा हो जाएगा, कंपनी को खर्चा मिल जाएगा, तुझे फायदा हो जाएगा। नो डाउट कंपनी ये कहेगी कि अगर हमने तुम्हें कार दी तो मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो हम कंपनी से कह सकते हैं आप अपना कॉस्ट टू कंपनी कैलकुलेट कर लो। कॉस्ट टू कंपनी का मतलब होता है कि कंपनी की कॉस्ट ना बढ़े, मुझे बेनिफिट मिल जाए और मेरा टैक्स बच जाए। कार पे जितना खर्चा आएगा, मान लो मैं जो कार खर्चा करता हूं, अगर मैंने सैलरी कंपनी से ली, अपने पैसे से कार ली, तो मेरे ऊपर बर्डन ज्यादा है। अब मैं कंपनी से कहता हूं जितना कार का खर्चा है वो आप कर लो, उतनी मेरी सैलरी रिड्यूस कर दो, तो मेरे को इक्वल अमाउंट मिल गया और टैक्स में मुझे उसका बेनिफिट मिल जाएगा। क्योंकि पार्टली पर्सनल और पार्टली ऑफिशियल वाले केस में अगर एम्प्लॉयर कार देता है तो हमें पता है कि हमें 1800 प्लस 900 या 2400 प्लस 900 का ही इनकम में ऐड करना होता है। सिमिलरली हमारे पास प्रोविजन होता है एचआरए का, तो हम एचआरए ले या हम रेंट फ्री एकोमोडेशन ले लें। अगेन मैं कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं डालूंगा, मैं कहूंगा मेरी सैलरी में से काट के ही आप ऑप्शन एचआरए या आरएफए में कर लीजिए, तो दोनों में मेरा टैक्स का इंसिडेंस बदल सकता है। तो हम वो कंपनी के साथ प्लानिंग कर सकते हैं। हम कंपनी के साथ जो पैसा ले रहे हैं उसे हम कुछ अलाउंसेस में, कुछ परक्विजिट्स में इस तरीके से डिवाइड कर लें जिससे हमें टैक्स लायबिलिटी का बेनिफिट हो जाए। दैट इज कॉल्ड प्लानिंग विद रिगार्ड टू सैलरी। और इसका बहुत बड़ा स्कोप है, सिर्फ मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे सकता हूं नाउ। तो वो कह रहे हैं कि इसके लिए आपको सैलरी के प्रोविजन अच्छे से एक बार फॉलो करने पड़ेंगे, फिर आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो रेम्यूनरेशन की प्लानिंग कैसे करें? मेकिंग अ सिलेक्शन बिटवीन डिफरेंट पॉसिबल रेम्यूनरेशन प्लान्स, कीपिंग इन व्यू द फॉलोइंग: whatever is paid by employer is deductible in the hands of the employer while calculating business income of the employer. सॉरी, एम्प्लॉयर तो आपको जो भी देगा, चाहे वो कैश फॉर्म में सैलरी दे दे या वो सैलरी प्लस परक्विजिट दे दे, उसको वो खर्चा अलाउड है, तो यानी एम्प्लॉयर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय इट इज नॉट चार्जेबल टू टैक्स और इट इज सब्जेक्ट टू लोअर टैक्स इंसिडेंस। इस तरीके से लीजिएगा कि आपको उसका टैक्स का इंसिडेंस कम हो जाए। कुछ हिंट दिए गए कि रेम्यूनरेशन लीजिए, कुछ तो इन द फॉर्म ऑफ बेसिक सैलरी, कुछ अलाउंसेस ले लीजिए, कुछ परक्विजिट ले लीजिए। टैक्स बिल ऑफ द एम्प्लॉइज कैन बी रिड्यूस सब्सटेंशियली इफ सैलरी इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट अलाउंसेस। ओके, अलाउंसेस कुछ ऐसे होंगे विच आर नॉट टैक्सेबल और विच आर पार्टली एग्जेम्प्ट, और परक्विजिट ऐसे होंगे विच आर टैक्सेबल एट कंसेशनल रेट, कम रेट पे टैक्स हो जाते हैं। तो इनका कॉम्बिनेशन आपको बनाना पड़ेगा। तो इन केस ऑफ न्यू अपॉइंटमेंट बेसिक सैलरी में टेक 25 to 30%। एक उन्होंने आइडिया दिया, इसको रूल मत मानिएगा, देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। तो अलाउंसेस में आप क्या कीजिए, एजुकेशन अलाउंस ले ले 2 बच्चों के लिए वेयर एवर इट इज पॉसिबल, बट प्रॉब्लम है आपको पता है एजुकेशन अलाउंस सिर्फ 100 रुपए पर मंथ ही चल रहा है 2 बच्चों के लिए। यूनिफॉर्म अलाउंस ले सकते हैं एटलीस्ट, हेल्पर अलाउंस लिया जा सकता है, रिसर्च अलाउंस लिया जा सकता है, ये सारे जितना आप खर्च कर देंगे एग्जेम्प्ट होते हैं। अलाउंसेस के बारे में याद आया कि शायद सैलरी में मैंने ऐसा लिखवा दिया था कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन है 1600 पर मंथ, वो हटा ली गई है, जब से स्टैंडर्ड डिडक्शन आई है हटा ली गई है। तो आप नोट्स में जाके चेक कर लीजिएगा, मुझे अब याद आ गया तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मल पर्सन के लिए फुली टैक्सेबल है, एग्जेम्पशन नहीं है।
इसलिए उन्होंने यहां पर मेंशन नहीं किया, वरना वो मेंशन करते कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस ले लीजिए। परक्विजिट्स अगर आप लेते हैं तो कुछ परक्विजिट्स आपको पता है पूरे के पूरे फ्री हैं, तो उन्होंने वो याद दिलाया आपको कि इनको जाके आप याद कर लीजिएगा, कुछ थोड़े फ्री हैं, कुछ पूरे फ्री हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि आपको पता है कि जब आप एचआरए की कंप्यूटेशन करते हो, जब आप प्रोविडेंट फंड की कंप्यूटेशन करते हो, तो वहां लिया जाता है बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट। तो अगर आप डीए ले रहे हैं अपने एम्प्लॉयर से, तो ये एंश्योर करें कि डीए शुड बिकम फॉर्मिंग पार्ट। जितना ज्यादा वो फॉर्मिंग पार्ट होगा, उतना वो आपकी एग्जेम्पशंस में आपको हेल्प करेगा। तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ प्लानिंग कि आप एम्प्लॉयर के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो डीए देखें कि वो फॉर्मिंग पार्ट बने। पेंशन लेनी हो तो अनकम्यूटेड पेंशन ना लें, टुकड़ों में पेंशन लें। प्रोविडेंट फंड है तो 5 सालों के बाद ही ये आपको निकालना चाहिए, उससे पहले नहीं निकालना चाहिए। 12% तक का आपका कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट रहता है, तो 12% तक का ही कंट्रीब्यूशन करें। मेडिकल अलाउंस ना लें, मेडिकल फैसिलिटी ले लें। मेडिकल अलाउंस पूरा टैक्सेबल है, जबकि मेडिकल फैसिलिटी के केस में कुछ सिलेक्टेड हॉस्पिटल्स में अगर आप इलाज करवाएंगे, एम्प्लॉयर का हो या गवर्नमेंट का हो, तो आपको एग्जेम्प्ट मिल जाता है। हमने परक्विजिट की पहली क्लास में इसके बारे में बताया था, और इस बार से हमने पूरी कोशिश किया कि आपको पीडीएफ नोट्स बना दें अपने हिसाब से। आप उसका प्रिंट आउट लेके अगर आप उसको मॉडिफाई करना चाहें, अपना बनाना चाहें, तो एक हमने आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी भी दी है। फिर रिटायरमेंट बेनिफिट की बात की गई है। रिलीफ तो तब आता है जब आपको पुराने एरियर्स मिलते हैं। एलटीसी आप ले सकते हैं 4 सालों में 2 बार, एक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। अब देखिए, एक उन्होंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको बना के बताया। उन्होंने कहा कि देखिए, एक्स 31 ईयर की एज है, उसको एक जॉब ऑफर की गई एट अ मंथली सैलरी ऑफ 90,000 पर मंथ। तो अगर उसको जॉब ऑफर की जा रही है 90,000 पर मंथ, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी कैसे होगी? 12 महीने की सैलरी होगी 10,80,000, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000। अब हमारे करंट असेसमेंट ईयर में स्टैंडर्ड डिडक्शन है 40,000, तो ये यहां लिख रहे हैं 50, क्योंकि ये कह रहे हैं कि हम तो अगले साल की प्लानिंग कर रहे हैं। तो आप एग्जाम में गलती से स्टैंडर्ड डिडक्शन इनकम टैक्स के पेपर में 50 मत यूज करना। आपके पेपर के लिए 40 है, और नेक्स्ट प्रीवियस ईयर 1920 के लिए 50,000 हो गई है। तो हम प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए बुक ने यहां 50 लिया है। तो यानी कि अगर 10,80,000 की आपकी सैलरी है, 50,000 की आपकी स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो आपकी नेट इनकम बनेगी 10,30,000 रुपए। इस पे अगर हम टैक्स कंप्यूट करें तो वो आता है 1,26,360 रुपीज। आप कंप्यूट कर सकते हैं, बुक ने किया है तो ठीक ही होगा। यानी कि आपको मिला 10,80,000 और गवर्नमेंट ने आपसे लिया 126,360, तो आपके पास अल्टीमेटली जो बचा, टेक होम जो आपको बचा, वो बचेगा 9,53,640। अगर बच्चा इसको 1030 में से माइनस कर रहा है तो वो गलती कर रहा है। टेक होम का मतलब है कि मुझे जो पैसा मिला उसमें से टैक्स माइनस करने के बाद जो मेरा बच गया, दैट इज कॉल्ड टेक होम। 50,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन किसी को दी नहीं जाती, ये गवर्नमेंट रिड्यूस कर लेती है। तो आपको एम्प्लॉयर दे रहा है 10,80,000, ये आपका इनफ्लो है। टैक्स देना पड़ रहा है, ये आपका आउटफ्लो है। तो इसमें से ये टैक्स माइनस करेंगे तो टेक होम आएगा। गलती से भी 1030 माइनस 126 नहीं करना है। तो ये उन्होंने बताया। अब उन्होंने कहा कि अगर आपको प्लानिंग करनी है तो अपने ये जो पेमेंट आप 10,80,000 दे रहे हैं, इसे कुछ कंपोनेंट्स में ब्रेक कर लीजिए। अब सर कहां ब्रेक करें? तो ऑल्टरनेटिव आपको डिसाइड करने हैं। बुक 1-2 इलस्ट्रेटिव तौर पे आपको समझाने वाली है। आप पूछेंगे सर बुक ने ये कैसे बनाई, तो आप जैसे मर्जी बनाइए, कुछ भी बना के दिखाइए, लेकिन ये नहीं है कि आप कहेंगे सर इन्होंने ये कैसे बना दिया। तो बुक ने हिंट दे दिया कि आप सैलरी के कंपोनेंट में इसको ब्रेक कर लीजिए। कैसे ब्रेक करेंगे? उन्होंने एक इलस्ट्रेटिव दिया है, आप कुछ और बनाए तो भी चलेगा। एक कॉलम बनाया एम्प्लॉयर के लिए, तो अपना 10,80,000 जैसे भी बांटेंगे, एम्प्लॉयर को तो वो खर्चा मिल ही जाना है। एम्प्लॉयर के पॉइंट पे आप बेफिक्र रहिए, लेकिन एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका असर पड़ सकता है। वो कह रहे देखो, आप पूरी की पूरी बेसिक सैलरी कैश में मत, वो बेसिक फॉर्म में मत लो। बेसिक फॉर्म में आप 4 लाख ले लो, तो आप यहां 3,60,000 कर दो, 4,80,000 कर दो, मतलब मंथली 30,000, 40,000, 50,000 कुछ भी आप ले लो। टोटल 1080 को आपने ब्रेक करना है, ठीक है। नाउ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स प्रोविडेंट फंड, ये एम्प्लॉयर का बर्डन होता है, एम्प्लॉय पे इसका कोई प्रभाव नहीं है।
आप रिसर्च अलाउंस लीजिए। अब रिसर्च अलाउंस वो कह रहे एम्प्लॉय को एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन तभी हो पाएगा अगर एम्प्लॉय ने उसको पढ़ने पर खर्च किया होगा तो अगर आप पढ़ते हैं तो ही अलाउंस आपके काम का है, अदरवाइज नहीं है। यूनिफॉर्म अलाउंस, तो आप यूनिफॉर्म अलाउंस ले लीजिए। अब यूनिफॉर्म अलाउंस तो ऐसी जगह पे यूज हो सकता है जहां पर उसका यूनिफॉर्म में खर्चा किया जाएगा। रेंट फ्री हाउस ले लीजिए, रेंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि आप रेंट फ्री अकोमोडेशन ले लीजिए। अगर आप रेंट फ्री अकोमोडेशन लेते हैं तो उन्होंने ये एक एग्जांपल लिया कि ये उनका खर्चा हुआ, लेट अस सपोज रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय को देखो ये पूरा का पूरा इनकम में ऐड नहीं हुआ। अब आपने रूल पढ़े हुए हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन के, अगर वो ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो तो हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली चलते हैं। बॉम्बे की पॉपुलेशन के हिसाब से चलेंगे तो 15% ऑफ सैलरी निकलेगी। सैलरी में आएगा बेसिक प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस एवरी काइंड ऑफ कमीशन प्लस ऑल टैक्सेबल अलाउंसेस प्लस ओवर टाइम पेमेंट, ये आती है। तो वो आपको पता है, आपने रेंट फ्री अकोमोडेशन अच्छे से पढ़ा होगा, क्योंकि सैलरी का डेफिनेटली क्वेश्चन आएगा और उसमें एचआरए और आरएफए में से कुछ ना कुछ जरूर रहता है। कुछ बच्चे ना जाने क्यों अननेसेसरली एक क्वेरी रेस करते हैं कि सर आरएफए में गार्डनर आता है। गार्डनर नहीं आता, पुराने रूल्स में आता था, अब गार्डनर आएगा तो गार्डनर को अलग से आपने पढ़ रखा है। जैसे गार्डनर होता है, पर्सनल असिस्टेंट होता है, स्वीपर होता है, वॉचमैन होता है, ऐसे गार्डनर होता है। कुछ लोग इसको पता नहीं कौन सी पुरानी बुक से पढ़ लेते हैं कि गार्डनर रेंट फ्री अकोमोडेशन में शामिल हो जाता है तो टैक्स नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये 60,000 कैसे आया, जरूर बुक ने नीचे कंप्यूटेशन की होगी, नहीं तो आप 15% ऑफ सैलरी निकाल लीजिएगा। कार ले लीजिए विद ड्राइवर फॉर ऑफिशियल एंड प्राइवेट यूज, याद रखना इन दोनों के लिए लीजिएगा, ठीक है। बट नॉट फॉर कम्यूटिंग बिटवीन ऑफिस एंड रेजिडेंस, मतलब अब आप पार्टली ऑफिशियल कीजिएगा। अगर सिर्फ ऑफिशियल हुआ तो क्या फायदा। क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन 1.3 लीटर, ये मारुति कार की बात कर रहे हैं, ब्रेजा ले लिया 1.3 लीटर डीजल कार। तो ये कंपनी ने खर्चा किया 190, लेकिन आपको लगेगा इसके ऊपर 1800 जमा 927 रुपए के हिसाब से 12 महीने का टैक्स होगा। तो देख सकते हैं कि देखो कंपनी के पॉकेट से ये गया, लेकिन आपकी इनकम में बहुत कम ऐड हुआ। एंजॉय तो आप ही ने किया। फ्री टेलीफोन ले लीजिए, फ्री मोबाइल ले लीजिए, एलटीसी ले लीजिए, 4 साल में 2 बार मिलता है तो आपको एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो टोटल एक्सपेंडिचर कंपनी का अभी भी उतना ही है, लेकिन आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो कम हो जाएगी, उस पर स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको मिल जाएगा और फिर कुछ 80C मिल जाएगा आपको, और फिर इससे क्या होगा कि आपकी टैक्स लायबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, बल्कि यहां तो नील ही कर दी उन्होंने। सर मुझे टेक होम कितना मिला, मुझे टेक होम मिला 4,18,600 रुपए। तो सर मेरा टेक होम पहले ज्यादा था, अब मेरा टेक होम कम हो गया, ऐसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि पहले आपको टेक होम मिला था 9,53,640, लेकिन आपको हाउस का खर्चा खुद करना पड़ रहा था, वो कम कर लो। ड्राइवर के खर्चे खुद करने पड़ रहे थे, कम कर लो। टेलीफोन बिल देने पड़ रहे थे, ठीक है, और ये सेविंग भी आपको खुद करनी पड़ रही थी, तो ये माइनस कर लो। तो आपके पास जो बच रहा था वो 240 बच रहा था, लेकिन अब ये खर्चे सारे हो चुके हैं और फिर आपका टेक होम इतना बच रहा है, तो ये देखिए आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है। इवन अभी क्योंकि एग्जाम का बर्डन होता है, तो एग्जाम के अंदर मैं भी समय नहीं निकाल पाता, तो आप कहां से निकालेंगे, आपने तो इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं और कॉलेज के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज करनी है। लेकिन रियल लाइफ में अगर इनकम टैक्स जो ऐसा है वो आपके साथ पूरी रियल लाइफ थ्रू आउट द लाइफ जुड़ा रहेगा, तो आप मार्केट में जाएंगे, आपको प्रॉपर टैक्स प्लानिंग की बुक मिल जाएंगी। घबराना नहीं है। टैक्स प्लानिंग की बुक का मतलब होता है कि आप अपनी प्लानिंग ये करेंगे कि इस खर्चे को मैं एम्प्लॉयर से किस नाम से ले लूं जिससे मेरा टैक्स सेव हो जाए। तो उस पर आपको कई सारी बुक्स मिल जाएंगी, कैपिटल गेन्स में मिलेंगी, सैलरी हेड के ऊपर मिलेंगी, काफी बुक्स मिलेंगी। हमारी यूनिवर्सिटी इतना डिमांड नहीं करती, इसे पूरा सब्जेक्ट नहीं बनाती और इसमें उतना है भी नहीं। जिसने इनकम टैक्स पढ़ लिया वो जब टैक्स भरना शुरू करेगा, प्लानिंग भी अपने आप समझना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। ऐसे ही हमें एक और एग्जांपल दी गई है कि X इज ऑफर्ड एन एम्प्लॉयमेंट बाय A लिमिटेड CTC टू कंपनी, कॉस्ट टू द कंपनी विल बी 18 लाख। कंपनी यानी एम्प्लॉय पर 18 लाख रुपए खर्च कर रही है। एंटायर अमाउंट इज रिसीव्ड बाय चेक विदाउट एनी प्लानिंग। ये सारा का सारा बेसिक सैलरी की फॉर्म में मिल रहा है, जैसे ऊपर आपने पढ़ा था। तो अब इसकी प्लानिंग कर लीजिए। अगर आप प्लानिंग नहीं करते तो ये आपकी लायबिलिटी बन रही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस बार उन्होंने एक
एवरेज टैक्स रेट निकाल के बता दिया कि आपने इतनी इनकम पर इतना टैक्स दे दिया। इज इट पॉसिबल टू रिड्यूस टैक्स लायबिलिटी? यस, क्योंकि सैलरी है तो हमें कुछ बताना है, कुछ ब्रेकअप कर देना है किसी भी डिफरेंट फॉर्म ऑफ पेमेंट्स के अंदर। तो उन्होंने कुछ करके बताया कि आप इसको ऐसे बांट लीजिए, कुछ सैलरी ले लीजिए, कुछ एजुकेशन अलाउंस ले लीजिए, 2400 से ज्यादा लेने का फायदा नहीं था, कुछ हेल्पर अलाउंस ले लीजिए, कुछ यूनिफॉर्म ले लीजिए, कुछ रिसर्च ले लीजिए, रेंट फ्री एकोमोडेशन ले लीजिए, ये आपकी अच्छी खासी सेविंग कर सकती है, कार ले लीजिए, ये दो हैं, मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम अपने एम्प्लॉयर से भरवा दीजिए, बोलिए आप भर के काट लेना कोई बात नहीं, एलटीसी ले लीजिए, घूमने हर कोई जाता ही जाता है तो एलटीसी ले लीजिए, टेलीफोन ले लीजिए, गिफ्ट इन काइंड। अब गिफ्ट इन काइंड तो सिर्फ 5,000 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, इतना एग्जेम्प्ट नहीं होता तो टैक्सेबल हो जाएगा। लंच ले लीजिए, तो लंच लेंगे तो आपको पता है लंच वगैरह के हमारे कुछ एग्जेम्पशन हमें मिल जाती हैं। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 12% तक ले लीजिए, तो कंपनी की कॉस्ट 18 की 18 रहेगी, लेकिन एम्प्लॉय को कैसे कैसे फायदा होगा वो देखिए। बेसिक सैलरी तो पूरी टैक्स होगी, ये सारे एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। हाउस एकोमोडेशन जो आपको मिली है वो 15% पे टैक्स हो जाएगी। कार के लिए आपको 1800 और 900 का चार्ज लग जाएगा। मेडिक्लेम एग्जेम्प्ट, एलटीसी एग्जेम्प्ट, टेलीफोन एग्जेम्प्ट, गिफ्ट केवल 5000 तक एग्जेम्प्ट होता है, बाकी टैक्स हो जाएगा। मतलब कुछ भी लेना हो तो एम्प्लॉयर से गिफ्ट करवा दीजिए, पैसे हमारी सैलरी से काट लेना। और लंच आपको पता है 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट होता है, तो 50 रुपए की एग्जेम्पशन मिल जाएगी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन एग्जेम्प्ट होता है, ये बन जाएगा। और अगेन स्टैंडर्ड डिडक्शन यहाँ 50 क्यों ली गई है? क्योंकि नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग हो रही है, करंट ईयर की नहीं हो रही। एग्जाम में, इनकम टैक्स के पेपर में सावधानी से 40,000 ही लिखना है। और फिर इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये उसकी सैलरी इनकम आएगी और फिर इस पर डिडक्शन मिलेगी जो उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया था प्रोविडेंट फंड का, और फिर उसके बाद ये टैक्स लायबिलिटी निकल करके आएगी। ठीक है, एक और उन्होंने एग्जाम्पल लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। वो कहते हैं कि देखिए, अभी हमने पीछे जो एग्जाम्पल बनाया था उसमें हमने ये माना कि 18 लाख की उसको सैलरी मिलती है एम्प्लॉय को। उसने उसका ब्रेकअप लिया कि उसने रेंट फ्री हाउस लिया जिसके लिए कंपनी 6 लाख रुपए रेंट पे कर रही है, यानी 50,000 पर मंथ रेंट पे कर रही है, 6 लाख कंपनी पे कर रही है। एम्प्लॉय को उसके लिए देना पड़ रहा है, इनकम में ऐड हो रहा है सिर्फ 90,000, तो कितना उसको बेनिफिट हो रहा है? अब उन्होंने एक और सिचुएशन बना के आपसे पूछा कि ऊपर वाले केस स्टडी में, आपको स्क्रीन पर मुझे पता है क्लैरिटी से नहीं दिख पा रहा है तो बुक से आप देख लीजिए। वो कहते हैं एक्स के पास मान लो हाउस प्रॉपर्टी है जिसका वो म्युनिसिपल टैक्स देता है 24,000। अब अगर वो प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो म्युनिसिपल टैक्स का क्या करना है? जीएवी तो जीरो हो जाएगी। लोन ले रखा है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल देता है 3,60,000। ये भी आपको पता है कि सेल्फ ऑक्यूपाइड पे उसको सिर्फ 2 ही लाख मिल पाएगी, उससे ज्यादा नहीं मिल पाएगी। ही डज नॉट वांट टू टेक परक्विजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ रेंट फ्री हाउस फ्रॉम द एम्प्लॉयर। वो कहता है जी मैं रेंट फ्री हाउस एम्प्लॉयर से लेना ही नहीं चाहता क्योंकि मेरे पास तो है। डिस्कस वेदर एनी मॉडिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। तो हम अपने एम्प्लॉय के साथ जो हमारा एग्रीमेंट है, एम्प्लॉयमेंट का जो एग्रीमेंट है, उसमें क्या हम कुछ मॉडिफिकेशन करने से कुछ बेनिफिट ले सकते हैं? तो उन्होंने कहा देखो ले सकते हो। कैसे? वो कहते हैं कि आप अपना ही हाउस अपनी ही कंपनी को किराए पे दे दो और फिर वही हाउस कंपनी से आप रेंट फ्री अकोमोडेशन की फॉर्मेट में ले लो। यानी ऑन पेपर अपना मकान कंपनी को किराए पे दो और फिर वही वाला मकान आप कंपनी से रेंट फ्री अकोमोडेशन में ले लो, तो आपकी इनकम ऐड होगी 90,000 क्योंकि आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन मिली है। इससे फायदा क्या होगा? सर मेरे को 6 लाख रुपए का रेंट मिला तो मेरी इनकम 6 लाख जुड़ेगी। पहले मेरा अपना मकान था, रेंट नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं कंपनी को दूंगा 6 लाख रुपए का रेंट मेरी भी इनकम में जुड़ेगा। तो वो बताते हैं कि इसमें से अब आपको 24,000 रुपए की तो हाउस टैक्स की डिडक्शन मिलेगी जो पहले नहीं मिल रही थी। तो 6 लाख में से 24,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो मेरे पास जीएवी आती है 5,76,000। गवर्नमेंट कह रही है कि अब आपको 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, वो माइनस करो। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस करके आपके पास रह जाएगा 4,03,200। चाहे तो लिख लीजिए या कैलकुलेटर पे कर लीजिए। अब वो कहते हैं कि पहले आपको 2 लाख रुपए का वो मिल रहा होगा इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, अब आपको पूरा 3,60,000 रुपए का मिल जाएगा, तो माइनस 3,60,000 कर दीजिए।
तो नेट आपकी इनकम सिर्फ 43,200 रुपीज ही इंक्रीज होगी, ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है, तो ये उन्होंने आपको करके दिखाया है कि अगर हम इनकम टैक्स के प्रोविजंस को थोड़ा सा समझदारी से इस्तेमाल करते हैं जैसा कि लॉ में कहा गया है, तो हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है। अब एक और क्वेश्चन सैलरी के रिगार्डिंग हमें दिया गया है कि मिसिज एक्स इज ऑफर्ड एन एम्प्लॉयमेंट बाय PQR लिमिटेड एज अ बेसिक सैलरी ऑफ 1,24,000 पर मंथ। अदर अलाउंसेज अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ द कंपनी आर DA मिलेगा 18% ऑफ बेसिक से बेसिक पे विच इज नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सैलरी। बोनस मिलेगा 1 मंथ का। प्रोजेक्ट अलाउंस मिलेगा 6% ऑफ द बेसिक पे। कोई भी अलाउंस जो हम डिस्कस नहीं करते एग्जेम्पशन में फुली टैक्सेबल होता है, तो प्रोजेक्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस के लिए आपने ध्यान रखना है कि अगर मैंने वहां पर 1600 एग्जेम्पशन लिखवाया तो वो फुली टैक्सेबल है। द कंपनी गिव्स मिसिज एक्स एन ऑप्शन आइदर टू टेक रेंट फ्री अनफर्निश्ड एकोमोडेशन एट इंदौर फॉर विच कंपनी वुड डायरेक्टली बियर द रेंट ऑफ 45,000 पर मंथ, और टू एक्सेप्ट अ हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 45,000 पर मंथ। या तो मकान ले लो जिसके लिए कंपनी इतना किराया दे रही है, या हमसे पैसे ले लो। एंड फाइंड आउट ओन एकोमोडेशन, खुद ढूंढ लो। इफ मिसिज एक्स ऑप्ट्स फॉर हाउस रेंट अलाउंस शी विल हैव टू पे 45,000 पर मंथ फॉर अनफर्निश्ड हाउस। यानी मिसिज एक्स ने भी खुद देखा मकान 45,000 का उनको मिल रहा है, तो वो खुद ले या कंपनी के थ्रू ले। हर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज 1,70,000 डिस्कस विच वन इज बेटर ऑल्टरनेटिव। तो आपको निकालना पड़ेगा कि अगर HRA हो तो कितना टैक्सेबल है, रेंट फ्री अकोमोडेशन हो तो कितना टैक्सेबल है। ये आप जानते हैं तो आप करेंगे, बाकी सब कुछ दोनों में सेम है। तो दो ऑप्शन बनाई कंपैरिजन के लिए कि एकोमोडेशन लें या हाउस रेंट अलाउंस लें। इसमें सब कुछ सेम होगा, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है कि एकोमोडेशन की वैल्यू आ रही है 255,192 और अलाउंस की वैल्यू आ रही है 148,800। तो इस केस में अलाउंस कम बन रहा है तो हमें हाउस रेंट अलाउंस लेना चाहिए। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता कि अलाउंस होगा तो बेनिफिशियल होगा, परक्यूट होगा तो बेनिफिशियल नहीं होगा। इट डिपेंड्स अपॉन सर्कमस्टांस टू सर्कमस्टांस, तो आपको कंप्यूट करके देखना होगा। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, ऐसे आपको सॉल्व करना होगा। जैसे ये परफेक्ट क्वेश्चन है एग्जाम का, ऐसा एग्जाम में आ सकता है। मैंने 10 ईयर को स्टडी अभी नहीं किया है तो मैं नहीं कह सकता, आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आप बेटर 10 ईयर पेपर ले लीजिए पर्सनल टैक्स प्लानिंग का। वहां से आपको फेयर आइडिया लग जाएगा कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मोस्टली क्वेश्चंस आपको सैलरी या हाउस प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल स्टेटस के ही पूछे जाएंगे। अननेसेसरली वो आपको PGPP में तंग नहीं करेंगे। कैपिटल गेन आपसे पूछ सकते हैं सिंपल क्वेश्चन, तो वो आप पुराने क्वेश्चन रिवाइज कीजिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स इज एम्प्लॉयड, ये आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। कुछ एक दो क्वेश्चन आपके पढ़ने के लिए छोड़ने होंगे। सिमिलरली वो कह रहे हैं कि हाउस प्रॉपर्टी इनकम से भी कुछ हमारे पॉइंट्स बन सकते हैं। आपके पास मोर देन वन हाउस हो सकता है, तो आपको एक ऑल्टरनेटिव चूज करना होता है जिसमें आपकी इनकम कम बने, तो उसको आप चूज कीजिएगा। कैपिटल गेन के रिलेटेड भी उन्होंने कुछ बातें बताई हैं कि आपको पता है 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने ये पीरियड होते हैं जिनसे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिसाइड होता है। तो कोशिश कीजिए लॉन्ग टर्म की तरफ जाने की। शॉर्ट टर्म स्लैब रेट पे टैक्स होता है, लॉन्ग टर्म हमारा कंसेशनल रेट पे टैक्स होता है। अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी बेची हो या कोई और कैपिटल गेन किया हो तो उसकी एग्जेम्पशन 54 में मिल सकती है, तो लीजिए। 54 EC होता है, 54 सेक्शन 54 होता है, सेक्शन 54F होता है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस होते हैं, उनको आप ट्राई कीजिए। फिर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस दिए आपके पढ़ने के लिए। तो ये एक छोटा सा हमारी बुक में एक रेफरेंस दिया हुआ था, मैंने उसके रिगार्डिंग आपको बना करके दे दिया है। आप 10 ईयर फॉलो कीजिए। मुझे उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत इससे हिंट मिल गया होगा। आपने पहले पढ़ लिया था तो बहुत अच्छा है, नहीं पढ़ा है तो घबराए नहीं, इसको पढ़ के 10 ईयर को सॉल्व कीजिए, जरूर होगा। टाटा, बाय बाय, सी यू।